नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कई साल पुरानी है। बात है राजस्थान के चूरू जिले की। चूरू शहर में ही 3 अगस्त 2022 को सुबह करीब 10 बजे अरमान अरमान नाम का एक लड़का था, जो ऑफिस निकलते ही रास्ते में पढ़ने वाली अपनी बहन के घर लगभग रोज जाया करता था। अगर कोई विशेष काम उसको पहले ना आ गया हो तो वो अपनी बहन से मिलने जाया करता था, हाल चाल लेने जाया करता था, क्योंकि बहन का उसके पति से कई बार तनाव हो चुका था, कई बार लड़ाई झगड़ा हो चुका था। माँ उनकी कहती थी कि तुम उसका रोज़ हाल चाल ले लिया करो, तो लिहाजा वो सुबह निकल के अपनी बहन के यहाँ से होते हुए अपने काम पर निकलता था। तो हर बार की तरह उस दिन भी, यानी 3 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे वो उसके घर के सामने पहुंचा। दरवाज़ा बंद था, लिहाजा हमेशा की तरह उसने कुंडी खटखटाई, कॉल बेल दबाई। भीतर से कोई हलचल नहीं हुई तो उसने आवाज़ भी लगाई। ताज्जुब हो रहा था कि छोटे से घर में कैसे कोई आवाज़ नहीं जा रही है और कैसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। 2-3 बार उसने फिर ऐसा ही किया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन भीतर से कोई हलचल नहीं मिली। उसको पता था कि पीछे की तरफ से भी एक छोटा दरवाज़ा है पीछे वाली गली में निकलने के लिए। लिहाजा वो घूम के गली की तरफ गया तो पीछे वाला जो फाटक था वो खुला हुआ था। उस खुले हुए फाटक से भीतर के जो पीछे का जो दरवाज़ा था उससे भीतर घुसा, सीधे उसके कमरे में पहुंचा। देखा कि उसकी बहन शाहीन वो अपने कमरे की फर्श पे मृत पड़ी हुई है। उसके गले में एक चुन्नी पड़ी हुई थी और कसी हुई चुन्नी थी। वो ये देख के वो एकदम घबरा गया और उसने ये भी देखा कि ये तुरंत की बात शायद नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में धीरे धीरे चींटियाँ चढ़ना शुरू हो गई थी। खैर, उसने फ़ौरन अपने घर वालों को बताया और वहीं से पुलिस को बताया। थोड़ी देर में पुलिस भी अंदर आ गई और उसने देखा उसी तरह की शाहीन का शव फर्श पर पड़ा हुआ है और बॉडी उसकी बुरी हालत में थी। आसपास संघर्ष करने का भी निशान उसने पाया। पुलिस आ गई, उसकी एफएसएल की टीम आ गई, डॉग स्क्वाड आ गया और तमाम जो और एसओपी होती है वो फॉलो करके पुलिस ने अपना काम शुरू किया और शव को सील बंद करके पंचायतनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहीन के घर वालों ने फ़ौरन पुलिस को बताया कि साहब देखिए, हमें अपने दामाद पर शंका है और दामाद के परिवार वालों पर भी शंका है और ये लोग दहेज के लिए उसे पहले भी तंग करते रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ हमारी एफआईआर लिख ली जाए। पुलिस ने वो एफआईआर लिख ली और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आदिल और शाहीन एक दूसरे को प्यार करते थे और काफ़ी लंबे समय से उन दोनों के बीच संबंध था। ऐसे में एक दिन दोनों ही घर से भाग गए और घर से भाग के 26 नवंबर 2015 को दोनों ने लव मैरिज कर ली। इस शादी के बाद उनके एक बेटा भी हुआ। कुछ साल तक सब कुछ सही सलामत चलता रहा। उसके बाद शाहीन की आदिल से अनबन शुरू हो गई। आए दिन वही पहले रोज़ रोज़ की चिक चिक, फिर झगड़ा, फिर चिल्लाहट, फिर धक्का मुक्की। वो धीरे धीरे उसका ग्रेड बढ़ता गया। खैर, शाहीन का परिवार ये कहता रहा कि ये दहेज के लिए मेरी बेटी को तंग करता है। शाहीन ने आदिल के खिलाफ प्रताड़ना का एक मामला भी लोकल थाने पर दर्ज कराया। बाद में दोनों का समझौता थाने पर हुआ, घर वालों ने नहीं, थाने पर यह समझौता हुआ और दोनों फिर एक साथ रहने लगे। पुलिस
ने मामले की जांच शुरू की। परिवार वालों के साथ आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की तो लोगों ने ये बताया कि साहब ये परिवार कई बार इसी लड़ाई झगड़े के बाद थाने जा चुका है। हर बार समझौता पुलिस करा देती है। महिला पुलिस का किसी का नाम भी बताया कि साहब वो लोग मिलके इनको बिठा के घंटे 2 घंटे समझौता करा के पानी पिला के चाय पिला के दोनों को विदा कर देते हैं और फिर दोनों घर आकर राजी खुशी रहने लगते हैं। शाहीन इस बात से बहुत परेशान थी और उसने कुछ समय बाद अपने लिए अपने घर वालों की मदद से एक अलग किराए का मकान ले लिया। अब आदिल और शाहीन अलग अलग कमरों में किराए पर अलग अलग जगह रहने लगे। शाहीन किराए पर रहती थी, आदिल अपने घर में रहता था। खैर, अब तक की जांच में ये तो साबित हो गया कि मामला दहेज हत्या का नहीं है। दहेज हत्या से आगे का कुछ मामला ये लगता है। खैर, पुलिस ने जब आदिल से पूछताछ शुरू की तो उनका सब हमें तो कुछ पता ही नहीं। मैं झुंझुनू अपने बुआ फूफा के घर था जिस दिन की ये वारदात है। वारदात क्या थी? 3 अगस्त को शाहीन के भाई ने, अरमान ने, उसकी बॉडी देखी थी और उससे एक रात पहले ये हत्या हुई थी। ये उसी रात का जिक्र करता है, 2/3 की दरमियानी रात का, कि मैं झुंझुनू में था अपनी बुआ और फूफा के घर। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और इस पूरे पीरियड में उसका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ था। इसके बारे में पूछने पर उसने बताया कि साहब उसका अकाउंट बैलेंस ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने उसे स्विच ऑफ कर दिया था। खैर, पुलिस ने इसकी भी जांच पड़ताल की। ये भी पता लगा कि हाँ, उसका अकाउंट बैलेंस ख़त्म हो गया था और जब ख़त्म हुआ था उसी के बाद से वो स्विच ऑफ है। इसलिए पुलिस ये कंफर्म नहीं कर पाई कि ये उस रात इसकी लोकेशन मोबाइल के हिसाब से कहाँ थी। झुंझुनू में अपनी बुआ फूफा के यहाँ जहाँ उसने जाना बताया था, पुलिस ने वहाँ भी एक टीम भेजकर बुआ फूफा के घर जब पड़ताल की तो वहाँ सारे लोगों ने एक स्वर से बताया कि हाँ, ये तो 8 बजे आ गया था और उसके बाद सुबह यहाँ से गया है। बहरहाल पुलिस उलझ गई कि जब ये झुंझुनू में था तो फिर ये हत्या किसने की। खैर, शाहीन के परिवार वाले बार बार वही रिपीट करते रहे कि साहब ये कुछ इसने ज़रूर कोई चीज़ ऐसी बना के रखी है, साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन मारा इसी ने ही है। खैर, आदिल अपने आप को बेगुनाह बताता रहा और बार बार यही कहता रहा कि साहब मैं तो बुआ फूफा के घर झुंझुनू में था। खैर, पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, यही देखने के लिए कि वो कितने बजे यहाँ से झुंझुनू के लिए निकला था। फुटेज खंगालते खंगालते एक रात के 10 बजे की फुटेज पुलिस को मिली, जिसमें आदिल पीली टी शर्ट और काली पैंट पहने हुए नज़र आ रहा था। फुटेज चूरू के ही एक पेट्रोल पंप का था और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ दिख रहा था और उनके साथ सेल्फी भी ले रहा था। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अब ये साफ हो गया था कि आदिल उस रात 10 बजे के आसपास वहीं था। हत्या का समय लगभग 11 बजे है। इतनी देर में वो चूरू अपनी बुआ फूफा के यहाँ नहीं पहुँच सकता। बहरहाल इस फुटेज के लेने के तुरंत बाद ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। बहरहाल पुलिस को ये पूरी शंका, या उसकी शंका पुलिस की बलवती हुई कि ये झूठ बोल रहा है, इसने एलिबी क्रिएट करने के लिए ये फ़ोटो खींचने का नाटक वहाँ पर किया है कि नहीं साहब देखिए हम वहाँ थे, तेल भराया और फिर हम झुंझुनू चले गए। खैर, सच आने के बाद जब ये सच सामने आया तो पुलिस ने आदिल से विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू कर दी। जब ये पता लग गया कि नहीं इतनी देर में वो वहाँ नहीं पहुँच सकता, भले उसके घर वाले ये गवाही दे रहे हों फूफा के कि नहीं साहब वो तो पूरी रात यहीं पे था। बहरहाल इस झूठ के बाद जब पुलिस ने तमाम चीज़ों से उसका आमना सामना कराया, अच्छी वाली पूछताछ की उससे, तो वो टूटा और फिर उसने बताया कि हाँ ये हत्या उसी ने की है। पूछा गया तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जो स्विच ऑफ आ रहा था वो कहाँ चला गया, कहाँ उसका रिचार्ज हुआ? तो खैर
विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हो ही चुकी थी, बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसमें नहीं थी। लिहाजा उसने घर में ही लोहे के एक संदूक के नीचे छिपाया गया अपना मोबाइल पुलिस को बरामद कर दिया। आदिल के फ़ोन से पुलिस को शाहीन के शव के 5 फोटो मिले। ये फ़ोटो वारदात वाली रात 2:18 से रात 2:29 के बीच खींची गई थी। मोबाइल स्विच ऑफ था, फ़ोटो खींच ली, फ़ोटो खींच के रख लिया और फिर मैं समझ रहा हूँ कि ये फ़ोटो खींची गई थी उस लड़की के लिए। उससे किए गए वादे के मुताबिक उसने अपनी बीवी को मार दिया था। मारने के सबूत, क्योंकि जिस तरह की फ़ोटो थी उस तरह जैसे उसके गर्दन की चुन्नी को हाथ से पकड़े हुए और सामने से फ़ोटो ली गई थी। इसका मतलब ये साबित करने के लिए कि ये देखो मैंने इसको मार दिया। खैर तब फिर ये बात हुई कि शादी के बाद, लव मैरिज थी इसकी, मैंने आपको बताया कि बड़े लंबे समय संबंध बनने के बाद ये लव मैरिज की और भाग कर की घर से। उसी के बाद जब शादी हो गई और बीवी साथ रहने लगी, एक बच्चा भी हो गया, तो एक बहुत ही कम उम्र लड़की से आदिल का इश्क शुरू हो गया। खैर आप जानते हैं कि ये पता तो लग ही जाता है, टाइम भले कितना भी लगे। बीवी को ये पता लग गया कि हमारे शौहर का किसी लड़की से या फलां लड़की से इश्क हो गया है, उसके संबंध हो गए हैं, और उसने टोका टाकी शुरू की। इन्हीं टोका टाकी के कारण कई बार उनका झगड़ा हुआ और कई बार वो पुलिस थाने भी गए, लेकिन थाने में समझौता होता रहा और शाहीन आदिल के साथ घर भेज दी गई, जहाँ फिर वो आराम से रहने लगी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इस तरह के प्रेम संबंधों में जिससे प्रेम है वो भी तरह तरह की जिद करती है। संभवतः यही जिद, उसको मारो तब मेरे साथ रह सकते हो, और फिर उसकी जिद के कारण आदिल ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। खैर सबूत इतने प्रॉपर थे, टाइमिंग के हिसाब से भी, सरकमस्टांशियल एविडेंसेस के हिसाब से भी, और जितने और भी बयान हैं, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज इसमें सबसे अहम बना एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। चार्जशीट जल्दी सबमिट कर दी गई, ट्रायल शुरू हो गया और बहुत जल्दी ही, अभी कुछ दिन पहले ही, ट्रायल कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर आदिल को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। आज की घटना देखिए, मैं आपको इस जर्नी के दरमियान, किस्सा गोई की इस यात्रा के दरमियान, इस तरह की तमाम घटनाओं में मैं आपको बताता रहा हूँ कि लव मैरिज एक विवादास्पद विषय है। जहाँ तक सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से, या जहाँ तक सामाजिक विज्ञान इसको एनालाइज कर पाया है, ये बहुत ही विवादास्पद विषय है। जैसे विवाद एक बात को लेकर कि साहब दोनों ने अपनी अपनी पसंद से शादी की, इसमें किसी का दोष नहीं है, या ये कहे कि साहब लड़की अच्छी नहीं थी, या लड़का अच्छा नहीं था, या लड़का कमाता नहीं था, या लड़की इस तरह की थी, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को खूब जांच कर और परख कर शादी की है। दूसरा विवाद इसमें ये होता है कि जब अपने से सोच समझ कर की गई है शादी, तो फिर अलगाव, तलाक या हत्या का मामला कहाँ से आ सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहरहाल इस कंपैरिजन में मैंने ये भी कई बार आपको बताया है, आप जो लोग हमारे, जो सुधी श्रोता डे 1 से या काफ़ी समय से सुन रहे हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूँ, तमाम आंकड़ों पर आधारित ये बात कहता हूँ कि लव मैरिज की कंपैरिजन में, अरेंज मैरिज के कंपैरिजन में लव मैरिज ज़्यादा अस्थायी होते हैं। 65 से 70% लव मैरिज आगे चलकर या तो तलाक में बदल जाते हैं, या दोनों में से किसी एक की
हत्या हो जाती है। जबकि अरेंज्ड मैरिज में ये प्रतिशत करीब 25 से 30% ही होता है, जिनमें अलगाव, जिसमें तलाक, जिसमें इस तरह की आपस में विद्रोह की स्थिति पैदा हो, किसी की हत्या हो जाए, ये 25 से 30% ही है। और लव मैरिज में ये बहुत बड़ी संख्या है। मैंने आपको बताया कि ये 65 से 70% है। कारण भी इसके बहुत हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में ये इसके बहुत ढेर सारे कारण हैं। हर इस तरह की हत्या या हर इस तरह के तलाक के पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण होते हैं। अब देखिए, अरेंज मैरिज में जो होता है कि शादी कराने वाला जो बीच वाला होता है, जिसको अगुआ कहते हैं इधर हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में जिसे कहते हैं, कि ये अगुआ एक होता है जो शादी का प्रस्ताव लेके आता है। फिर घर वाले बैठते हैं, इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं। लड़की वाले के यहाँ की पूरी सूचना, उनकी आर्थिक स्थिति, लड़की के एजुकेशन की स्थिति, लड़की की हाइट, लड़की के बारे में तमाम सूचना वही आगे जो बीच शादी कराने वाले के बीच जिसे अगुआ कहते हैं वो बताता है। सारे रिश्तेदारों से राय ली जाती है कि भाई ये एक प्रपोज़ल आया है, फलां लेके आए हैं, इसमें किसी को आपत्ति हो। रिश्तेदारों में से कोई न कोई लड़की वाले से भी संबंधित होता है। कई रिश्तेदार अगर आपके हैं 10, 15, 20 और आसपास की बात है तो वो बता देंगे हाँ ये फलां है, मैं इसके बारे में और सूचना इकट्ठा कर लेता हूँ और जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ। खासकर लड़की के बारे में, लड़की के या यूँ कहिए कि लड़की की आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन लड़की के बारे में जानकारी ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से एक समेकित प्रयास से एक पति पत्नी बनते हैं या एक लड़की की शादी होती है, जिसमें सब लोग शामिल शरीक होते हैं शादी के तय होने से और शादी के होने तक। इसलिए अगर इन दोनों में, पति पत्नी में, कोई छोटा मोटा विवाद भी होता है या कोई छोटी मोटी नाइत्तफाकी होती है तो पूरा परिवार मिलकर इसको सुलझाने की कोशिश करता है, इस विवाद को रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि शादी में सबका हाथ होता है, इसलिए लोग ये सोच के कि लोग हमें कुछ न कहें, वो कोशिश करके इस विवाद को सुलझा लेते हैं। और लव मैरिज में इसका ठीक उल्टा होता है कि लव मैरिज में चाहे पति पत्नी में कितनी भी बड़ी उलझन हो जाए, परिवार और रिश्तेदार ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि खुद ये इस तरह की समस्या खुद देखें, ये दोनों लोग अपनी इस समस्या को खुद सॉल्व करें, क्योंकि अपनी पसंद से शादी की है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स भी ये कहते हैं और रिश्तेदार भी यही कहते हैं। लड़का लड़की इन दोनों पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होता। और अरेंज मैरिज में इतने लोगों का हाथ होता है कि वो सामाजिक दबाव लड़के के भी ऊपर होता है और लड़की के ऊपर भी होता है। उनको ये भी लगता है कि हम ज़्यादा इसमें आगे बढ़ेंगे लड़ाई झगड़े में तो फिर हमारे रिश्तेदार भी बीच में आएंगे, भला बुरा कहेंगे, मेरे परिवार को कहेंगे, परिवार को शामिल करेंगे और हमारी अपनी छीछालेदर होगी। लेकिन लव मैरिज में ये सब इन सब का ये सब कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि सब यही कह देते हैं भाई अपना निपटें, ये लोग एक दूसरे को पसंद करके शादी की है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सा हमने इसमें शादी कराई है किसी अगुआ के साथ मिलकर। लिहाजा ये लोग अपना, तो इस तरह से उन दोनों पर, लव मैरिज करने वाले जो कपल हैं उन पर कोई सामाजिक दबाव नहीं रहता, वो सामाजिक दबाव से मुक्त होते हैं। इसलिए आपस में होता जो विवाद होता है वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि न तो कोई समझाने वाला होता है और न ही कोई इस झगड़े को ख़त्म कराने वाला, रोकने वाला होता है। और यही कारण है कि लड़ाई बढ़ते बढ़ते दोनों में संबंध विच्छेद की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, या गुस्से में दोनों में किसी एक की हत्या भी हो जाती है। और इस घटना में भी यही हुआ। आदिल पर कोई दबाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने पसंद से शादी की थी। वो जानता था कि ठीक है, मैंने एक लड़की से अपने संबंध अच्छे कर लिए हैं या लड़की से मेरे संबंध हो गए हैं। पत्नी की तरफ से कोई ये दबाव डालने नहीं आएगा कि ये तुम क्या कर रहे हो,
क्योंकि यही बात होगी कि भाई ये जाने, इनका काम जाने, इन्होंने अपनी पसंद से शादी की है। और इसी इसी वजह से उसने एक कम उम्र की लड़की से प्रेम भी किया और उसके बाद उससे संबंध भी बना लिए। किसी ने न तो बीच बचाव किया, न किसी ने इसको रोकने की कोशिश की। थोड़े दिन में पत्नी को पता लग गया, उसने विरोध शुरू किया। कोई भी पत्नी होगी, अगर उसके पति का किसी दूसरे से संबंध हो तो ये एक सौतन नाम का जो भूत होता है ना, वो किसी पर भी सवार हो जाता है कि सौतन आएगी, हिस्सा बटाएगी और दुनिया भर की बातें। तो वो उसका विरोध करेगी और करती रही है। विरोध की जो ये आग थी ये थानों तक भी गई, लेकिन समझा बुझा के उन्हें वापस कर दिया। लेकिन इस विरोध की कीमत लड़की को चुकानी पड़ी, उसको जान से हाथ धोना पड़ा। निदा फाजली साहब इस पे कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बहुत बढ़िया शेर है ये, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर बार एक नया आदमी दिखेगा। बहुत बार आप देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि ये आदमी कौन सा आदमी है। तो इसके बहुत गहरे अर्थ वाला ये शेर है निदा फाजली साहब का। और विश्वास की हत्या पर एक अज्ञात शायर ने लिखा है कि जिन्हें हमने दुआ दी वो हमें बदनाम करते हैं, जिन्हें हमने दुआ दी वो हमें बदनाम करते हैं, जिन्हें हम जिंदगी समझे वही कत्ले आम करते हैं। आशा है आप इन दोनों के शेर में कही हुई बात से सहमत होंगे और मैं भी अपने आप को उनकी इन बातों से जोड़ता हूँ और आशा है आप मेरी भी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।